नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्र तेज प्रताप तेजस्वी बैठे हुए हैं। इनकी नई कविता संग्रह साहस बोल रहा है काफ़ी चर्चित रही। महज 3 महीनों में पूरा एक एडिशन दर्शकों के बीच पहुंचा और प्रकाशक ने, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, ईमानदारी से इनको सम्मान भी दिया। इनके प्रकाशक ने इनको रॉयल्टी जितने पे इनकी बात थी वो भी मिला है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्य में तमाम आलोचनाओं के बावजूद नए कवि लेखक जैसे जैसे उभर कर आ रहे हैं, इन्हीं कवियों और नवोदित लेखकों के साथ उभर कर आ रही है नई संभावनाएं। हम इनसे बात करेंगे इनकी कविता पर, इनके विचार पर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी इनकी एक कविता। तेजस्वी जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि पहले आप दर्शकों को अपनी एक कविता सुना दीजिए। तो मैं आपको वही कविता सुनाने जा रहा हूँ जो इस कविता का शीर्षक है। साहस बोल रहा है। साहस बोल रहा है, जिस शीर्षक से आपकी कविता संग्रह है। और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि आप जब हमारे संग्रह से गुजरेंगे तो मैंने एक बात मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब कविताओं के कई तरीके होते हैं, गायन के शैली में लयात्मकता में कविताएं दूर तक पहुँच जाती है। अच्छा जी, कई बार तो आप इसको गा कर सुनाना गा करके सुनाना चाहता हूँ। एक बात ये, उसमें कई बार लय को बरकरार रखने के लिए कुछ शब्द को जोड़ा गया है, लेकिन मूल कविताओं में आपको जैसे एक बता, साहस बोल रहा है करोड़ों बेजुबानों की वाणी मिलेगी, लेकिन जब मैं गायन का प्रयोग करता हूँ तो साहस बोल रहा है करोड़ों बेजुबानों की वाणी बोल रहा है। अच्छा, इस तरह से, क्योंकि लय बरकरार रखना है। तो चलिए थोड़ा सा गा के सुनाता हूँ। साहस बोल रहा है, साहस बोल रहा है करोड़ों बेजुबानों के वाणी बोल रहा है। एक आँख में आग है, एक आँख में पानी है, एक आँख में आग है, एक आँख में पानी है। साधो तुम सुनो ये मेरी कहानी है। दुनिया जहान जब भगवान ने बनाया है, दुनिया जहान जब भगवान ने बनाया है। हमको तुमको सबको जब राम ने रहमान ने बनाया है, तब बताओ तुम ये जाति धर्म लिंग संप्रदाय ऊंच नीच का भेद कहाँ से आया है। जलाओ 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 रे, जलाओ 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 रे, जलाओ ये छोटी सी महल और कुटिया इंसान की है, यह बनाई छोटी सी खटिया इंसान की है, बनाई यह छोटी खटिया। मैं ही वेद हूँ, मैं ही पुराण हूँ, मैं ही रामायण हूँ, मैं ही महाभारत हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही रेदास चमारा हूँ। मेरा मैं हम है ये तुम जान लो, जान लो जान लो ये तुम जान लो। साधो तुम सुनो ये मेरी कहानी है। एक आँख में आग है, एक आँख में पानी है। इस तरह से लंबी कविताएं हैं, मैंने कुछ अंश आपको सुनाया। चलिए, आपकी कविता को सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली। राम रहमान, मतलब एक जिस तरीके से जिस माहौल में अभी पूरे भारत के लोग जीने को अभिशप्त हैं, ऐसे समय में आपकी कविता में एक सांप्रदायिक एकता की पुकार भी दिखी है। लेकिन बहरहाल उसके बहुत ही आलोचनात्मक पक्ष की तरफ नहीं जाएंगे। आज मेरे चैनल पे आपका पहला साक्षात्कार है। मेरी कोशिश रहेगी आपके बारे में, आपके जीवन और संघर्ष के बारे में अपने दर्शकों को हम बताएंगे, बातचीत करेंगे। पहला सवाल आपसे यही है कि आपको कविता ही लिखना क्यों सूझा? कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसा कि मैंने इस भूमिका में लिखा है कि मेरी कविता के केंद्र में अभाव है। अब इस अभाव का आप व्यापक अर्थ में समझें। अगर इस अभाव को व्यापक अर्थ में समझेंगे
तो पहला जो आपके साथ होगा वह होगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक आदि जो परिप्रेक्ष्य हैं और व्यवहारिक, इन तमाम अभावों के बीच में कविता निकली है, पहली बात। दूसरी बात, कविता लिखने की प्रेरणा जो है मुझे अपने परिवेश से मिला है। मैं अपने परिवेश से कविता को लिया हूँ, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं आप जानते हैं, कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है, और हम लोग कोसी की तराई में, नेपाल की तराई कहा जाता है, तो हम लोगों का जिला हम हर साल प्रभावित होता है बाढ़ से। तो उस अभाव जनित लोगों के दुख दर्दों ने हमें कविताओं की ओर मोड़ा। और जबकि मेरा ये मानना है, मैं जब 9th-10th में था तो वहाँ पर एक गोधौली के भाग 1 में मैंने पढ़ा था कि पुतली में संसार, तो मुझे कम शब्दों में अधिक बातें कहनी थी, तो इसलिए मैंने कविता की ओर चयन किया। एक बात और, दूसरी बात ये कि कई बार हम जिस परिवेश से आते हैं वह परिवेश हमें शेरो शायरी, कविताओं से ही पहले परिचय करवाती है। आप अनपढ़ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो आपको रैदास के, कबीर दास के, तुलसी बाबा के आदि लोगों के गीत रचनाएं सुनने को मिलती है। तो एक प्रेरणा के केंद्र में वह भी है, और अभाव है, और संघर्ष है मेरा। चलिए, आपने कहा कि परिवेश के प्रभाव के कारण आपने कविता को चुना, और आपको लगता है कि कविता यानी कम शब्दों में अधिक बातें कही जा सकती है, यह भी एक बड़ा कारण रहा। आप कवि अब हो चुके हैं, आपके कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तो आपके कोई पसंदीदा कवि भी होंगे शायद? हाँ, पसंदीदा कवि तो हैं, क्योंकि जब आप अध्ययन के क्रम में होते हैं तो कई बार चुनना तो कठिन हो जाता है, लेकिन जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको जवाब देना भी आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। तो भक्ति काल में मेरे लिए कबीर बेहद पसंदीदा कवि हैं, और आधुनिक काल में अगर आप आएंगे तो रामधारी सिंह दिनकर हो गए जी, और सारे लोग हैं, लेकिन ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। चलिए, मैं कबीर और दिनकर के साहित्य पे अभी आपसे नहीं बात करूंगा। आपको यहाँ तक जहाँ से आपने कहा कि बिहार की शोक कही जाने वाली नदी के क्षेत्र से निकलकर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में आपका प्रवेश हुआ, आप आए और खुद को आपने कवि के रूप में प्रस्तुत किया, स्थापित होने का प्रयास आप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप जिस संघर्ष भूमि से आए हैं, संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, किस प्रकार की चुनौतियों का आपने सामना किया? चुनौती तो मेरे साथ बहुत रहे। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद आपको ये हाथ जो देख रहे होंगे, ये इस हाथ ने ठेला खींचा है। दिखा दीजिए, ठेला है। कभी जो ठेला खींच रहा था ये, हाँ, ठेला खींचा है इंटर तक, 12th तक। मैं आपको बताऊं, मैं जब 8वीं पास किया था तो मेरे पिताजी को हमेशा इस बात का डर रहता था कि मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाऊंगा। अच्छा, उनको डर रहता था? हाँ, मतलब उनकी इच्छा लेकिन थी। हाँ, पूरी चाहते थे मेरा बच्चा पढ़े। हाँ, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ा सा अपने सामाजिक स्तर पर मेधावी थे। हाँ, पढ़ने लिखने में ठीक था। तो मेरे पिताजी को ये लगता था कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन मेरी रुचि बहुत अजीब तरह की रही, हमेशा जिद्दीपन रहा मेरे अंदर। तो मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नाम लिखाया था, वहाँ से मेरी 18 किलोमीटर की दूरी होती थी, और 3 महीने तक मैं लगातार 18 दूनी 36 किलोमीटर साइकिल चलाता था। एक संघर्ष तो इस तरह का रहा। दूसरे जो संघर्ष रहा कि साथ साथ अर्न भी करना है, परिवार भी चलाना है, पढ़ना भी है, ये हमारे साथ जुड़ा रहा इंटर तक, ठीक है ना। और इंटर के बाद भी अभी मैं जो आपको बताऊं, जब मैं 2020 में नेट JRF को पढ़ाना शुरू किया था तो ये आर्थिक अभाव के कारण ही, तो इसलिए संघर्ष तो बहुत कठिन रहा है मेरे जीवन में। और उस कठिनाइयों को पार करते हुए कई सहयोगी मिले। मैं गांव के ही एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं, शत्रुघ्न चाचा। उनके बेटे जो थे, उनको लगता था, गांव के अमीर आदमी थे, उनको लगता था कि मेरा बेटा बिगड़ जाएगा, ठीक है ना, 8वीं के बाद। तो वही मेरे पिताजी के पास बार बार जाते थे और अपने बेटे को भेजिए, मधेपुरा भेजिए पढ़ने के लिए। और मैं मधेपुरा में तो नाम लिखा चुका था,
तो पिताजी को लगता था कि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो वो नहीं राज़ी होते थे। लेकिन एक संयोग देखिए, मेरे पिताजी मजदूरी किए, हरियाणा पंजाब रहे हैं, तो उस दिन वे पंजाब आ रहे थे, लेकिन उनके मित्र लोगों ने मतलब साथ नहीं दिया और वो छूट गया। शाम की बात है, शाम की बेला थी, मतलब गोधूली का समय था। उस समय में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी उतरे, घर पर आए, शत्रुघ्न चाचा फिर आ गया। और उसी रात मैंने अपनी सारी किताबें पैक की। पिताजी के मन में क्या आ गया, कैसा आ गया, उन्होंने कहा ठीक है जाने दीजिए। और वो हौसला, फिर वहाँ के बाद शिक्षकों का और सहयोग। तो आप कहाँ चले आए? उसके बाद मैं मधेपुरा आ गया। मधेपुरा आ गए। हाँ, हमारा जो ज़िला है। अच्छा, जिला मुख्यालय जिसको हाँ, हम जिला समझ- मुख्यालय है जी। तो वहाँ पर हमने 4 साल पढ़ाई की, इंटर तक के। और इंटर तक का संघर्ष सर मैं बताऊँ आपको, सप्ते में मैं 2 बार जाता मतलब था। आप एकदम बिल्कुल गांव से निकल के पहले जी। मधेपुरा शहर में आए? जी 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 ओके। जी। और मैं आपको बताऊं सर कि इंटर तक मैं गांव घर में हाट लगता है, आज हाँ। बुध बाजार वगैरह हाँ, भी हाँ, लगता हाँ। है, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे दिल्ली हाट में भी लगता है। हाँ, छोटे छोटे हाट लगता है जहाँ पर ज़रूरत है चीज़ें खरीद। तो वहाँ पर मैं अपनी दुकान पर पान बेचा करता था। आपने पान भी हाँ बेचा है? हाँ। और 2 बजे मैं आता था मधेपुरा से, 3 बजे 4 बजे तक मैं दुकान लगा लेता था, और 8 बजे रात को फिर खाना पीना मम्मी बना के रखती थी, खाता था, और फिर मैं 9-10 बजे तक मैं मधेपुरा पहुँच। इस तरह का संघर्ष था। तो ये एक परिप्रेक्ष्य है, और मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, नहीं तो कहेगा कि आत्मशलाघा का शिकार हो रहा है और अपने संघर्ष को ज़्यादा लंबा कर रहा है, लेकिन संघर्ष रहा है। संघर्ष और रहा इसी पर मैंने एक पंक्ति लिखी थी जो मेरे प्रेरणा के, और मुझे अभी भी मैं जब कभी हताश निराश होता हूँ तो मैं उस पंक्ति को दोहराता हूँ। ज़िंदगी की राहों में इंसान ठोकरें बहुत खाते हैं, मुसीबतों में इंसान बहुत लड़खड़ाते हैं, मुसीबतों को दिल थाम के पकड़ लो ए मेरे दोस्त, क्योंकि मुसीबतों से लड़ने वाले इंसान सफलता जरूर पाते हैं। क्या बात है, आप कह रहे हैं मुसीबतों को थाम कर पकड़ लो हैं? ए मेरे दोस्त। ऐ मेरे दोस्त, जी। क्योंकि मुसीबतों से लड़ने वाले लड़ने इंसान वाले सफलता जरूर सफलता पाते हैं। जरूर पाते हैं। जी। आपकी पहली कविता साहस बोल रहा में जाति है, धर्म है, तो आप गांव में, चूंकि आप बिहार से हैं, जातिवाद का गढ़ बिहार को माना जाता है। जी। आप गांव से मधेपुरा शहर आए, मधेपुरा शहर से पटना आए, पटना से आप दिल्ली पढ़ने आ गए। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जातिवाद नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय में जातिवाद नहीं है? नहीं, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, जातिवाद कूट कूट कर भरे हुए हैं। भारतीय समाज में जातिवाद कूट कूट कर कूट भरा कूट हुआ, कर आप ऐसा भरे- कह रहे हाँ, हैं? ये क्या मैं समझूं कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली में भी जातिवाद कूट बिल्कुल, कूट कर भरा हुआ है? बिल्कुल, उसमें क्या कोई दिल्ली संदेह नहीं। विश्वविद्यालय में भी जातिवाद बिल्कुल, कूट-कूट इसमें कर कोई भरा? संदेह नहीं है। क्या आप उसके शिकार हुए, या आपको उसका अनुभव हुआ, या उसका कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ा? अनुभव तो कई बार हुआ। कई बार क्या होता है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी जाति जानने के प्रयास करते हैं लोग, तो पहले तो आपके नाम पूछेंगे, नाम पूछेंगे, ठीक है। उनको नाम से नहीं पता चला तो पिताजी के नाम पूछेंगे, पिताजी का नाम। पिताजी के नाम से नहीं पता चला तो कई बार कुछ लोग ढीठ टाइप के होते हैं, तो आपको सीधे करें आप, अच्छा बुरा नहीं मानिएगा तो एक बात पूछूं, अच्छा, तो आप कह दीजिएगा व्यवहारिकता है, हाँ पूछ नहीं, लीजिए, पूछिए, हाँ, हाँ बुरा कैसे नहीं कह सकेंगे। तो अब आप किस जाति से हैं, और मैं जातिवाद को नहीं मानता, लेकिन पूछने के सेंस में, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि इस देश में, भारत में छोटी सी छोटी जाति भी अपने से एक नीची एक छोटी जाति ढूंढ लेती है। तो इसलिए जातिवाद कूट कूट कर भरी हुई है, और कई जगहों पर इसका एहसास भी हुआ, गहरा एहसास हुआ है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को नहीं लाना चाहता। तो क्या आप साहस बोल रहा है कविता संग्रह के प्रकाशन के समय तक क्या आपको लगा कि लोगों का रवैया आपके लिए कैसा रहा? सकारात्मक रहा, नकारात्मक रहा? उन्होंने उत्साहित किया कि हतोत्साहित किया? क्या किया लोगों ने? कई जगहों पर सकारात्मक रहा, कई जगहों पर नकारात्मक रहा। कई जगहों पर अगर उन लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो शायद मैं यहाँ तक का सफ़र तय नहीं करता, लेकिन कई जगहों पर जब चीज़ें आगे बढ़ने लगे और मैं थोड़ा सा और बेहतर करने लगा, एकेडमिक में आ गया, PhD जो हायर एजुकेशन का सबसे बड़ी डिग्री है, वहाँ तक आने लगा, तो कई अपने लोगों का साथ छूट गया। कई चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें जिनसे हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि ये भी ऐसा हो सकता है, उन लोगों ने भी वैसा महसूस कराया। बहरहाल ठीक है, कहते हैं कि सुख और दुख में, और आपके साथ कभी भी अगर कोई खड़ा हुआ, उनके प्रति मेरा मानना है कि कृतज्ञता एक शब्द है, उनके साथ बने रहना चाहिए। बने रहा, आप लोग कृतज्ञता एक मूल भाव होना चाहिए। हाँ, जीवन में आपके साथ आप उनको ना अच्छा कहें या ना बुरा कहें, लेकिन आप तटस्थ रहें अपने साथ। आप युवा कवि हैं, काफ़ी युवा हैं,
मुझे लग रहा है आपका उम्र कुछ 24, 25, 26 के आसपास, 27 कुछ होगा। जी सर। तो आपका जो कविता शीर्षक है साहस बोल रहा है, जी साहस बहुत ही मतलब राजनीतिक प्रभाव जैसा लग रहा है। साहस, सत्ता, साहस की सत्ता के खिलाफ साहस होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें आपकी कविता में है। जी आप युवा हैं, जी। आप राजनीतिक कविता की जगह आप प्रेम की कविता, रोमानियत की कविता, रोमांस के बारे में भी लिख सकते थे। बिल्कुल आपका सही कहना है। साहस बोल रहा है, सिर्फ राजनीतिक कविता साहस की कविता नहीं है। नहीं है उसमें, प्रेम भी है उसमें, सब कुछ है। समाज का आप हर एक समस्या को ले सकते हैं। प्रेम एक समस्या नहीं है। प्रेम तो कुट कुट कर भरी हुई है। कई कविताएं प्रेम पर आधारित। मैं सुनाऊंगा, एक कविता सुनाता हूँ आपको प्रेम पर। हाँ। तुम नहीं थे। अच्छा, प्रेम पर एक कविता है, थोड़ा अलर्ट हो गए। तुम नहीं थे। तुम नहीं थे तो किताब थी। तुम नहीं थे तो किताब थी। तुम नहीं थी तो किताब थी। तुम नहीं थी तो किताब थी। हाँ। तुम थी तो सिर्फ तुम थी। तुम थी तो किताब फेंक दी, सिर्फ तुम थी। सिर्फ तुम थे। अच्छा, किताब आपने हटा दी। कविताओं को सुन लीजिए सर। हाँ। तो तुम थी तो सिर्फ तुम थी। तुम नहीं थी तो किताब था। किताब थी। हाँ, किताब थे। थी। तुम थी तो सिर्फ तुम थे। तुम नहीं हो तो अब किताब है। इस होने न होने की प्रक्रिया में तुम कितनी रही, मैं कितना रहा। अच्छा, तुम कितनी रही, मैं कितना रहा। तलाशोगी तो तम मिलेगा, तम को तलाशोगी तो शून्य मिलेगा, शून्य को तलाशोगी तो जगत समीक्षा मिलेगी। मेरी जान, मेरे और तुम्हारे बिना यह जगत समीक्षा कितनी अधूरी मिलेगी। सोचो, सोचने से शाश्वत सत्य मिलेगा। क्या बात है। तो आपने जो है प्रेम में भी बहुत ही आपने विचार, गहन विचार, गहनतम विचार आपने डाल दिए। जब कभी साहस बोल रहा है के संग्रह पर लोग एक पक्षीय दृष्टिकोण से विचार करते हैं, तो मैं उनको आग्रह करता हूं कि आप इस कविता में ये भी देखें, मंदिर के गेटों से लेकर शिवगंगा तक लगी कतार है। ये कविता है। हाँ, मंदिर के गेटों से लेकर शिवगंगा तक लगी कतार है। हाथों में दूध का लोटा, मुंह से बम बम का मोहचार है। एक माँ का स्तन सूखा, बच्चों के लिए लाचार है। एक माँ का स्तन सूखा, बच्चों के लिए लाचार है। एक गिलास दूध के खातिर माँ हर चरणों में लगाती गुहार है। तो मेरी कविताओं को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी पढ़ें तो समग्रता के दृष्टिकोण से पढ़ें। इसमें आपको बलात्कार की समस्याओं पर कविताएं मिलेंगी, वर्तमान समस्याओं पर, शोषण पर आधारित कविताएं मिलेंगी, पलायन पर कविताएं मिलेंगे, सामाजिक विद्रूपता पर कविताएं मिलेंगी, साहस पर कविताएं मिलेंगी। आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। नदी और प्रकृति पर कविताएं मिलेंगी। नदी जब पास बुलाती है वो एक अलग तरह की कविता है। भाग्य विधाता एक अलग तरह की कविताएं हैं। तो उसके बाद इस तरह से मतलब समग्र रूप में मेरा संकलन है। मेरा ये कहने का मतलब है कि समग्रता में आप मेरे संकलन को देखें, जब भी देखिएगा तो। आप कह रहे हैं समग्रता है, जीवन के तमाम पहलू को है, आपके कविता संग्रह में है। जैसे आगे आप आगे आप कविता संग्रह और कविताओं पे काम कर रहे हैं, लिख रहा हूँ सर। जैसे एक कविता की बात करता हूँ, एक थी बूढ़ी माता। ये कविता बूढ़ी माता, हाँ, ये कविताएं उस मतलब असहाय बूढ़ी माता पर केंद्रित है जिनके पति स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके 5 बेटे थे और सभी योग्य थे। कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे, कोई मास्टर थे। लेकिन उस पेंशन के पैसे के कारण जो उनकी दुर्गति होती है वो पूरा सामाजिक यथार्थ आता है। एक कविता है, रूपा एक लड़की थी, वो पंचायती राज व्यवस्था को केंद्रित करके, उसके मैं थोड़ा सा भूमिका में ले जाना चाहता हूँ आपको। कहाँ कविताओं को मैंने कहाँ से लिया, अपने समाज से ही उठाया। कविताओं का विषय वस्तु कहीं हमारे समाज से है, ठीक है ना। तो उसमें एक स्त्री ऐसी है जिनकी शादी होती है, थोड़ी सी कुरूप है, मतलब काली है। 5 साल तक पति के साथ उनका सब कुछ रहता है। 5 साल के बाद उनका मतलब उनके साथ शोषण स्टार्ट होता है और उन्हें बार बार अपने घर से निकाल दिया जाता है। वे समाज के पास आते, समाज बार बार समझा बुझा के उनके घर भेजे। अंततः एक बार ऐसा होता है कि मामला इतना गड़बड़ा जाता है, इतनी गड़बड़ हो जाती है कि लोग पंच परमेश्वर जो फैसला दे देते हैं उसी गांव के किसी अन्य लोगों को के साथ शादी कर देना। अच्छा। तो मेरी समस्या यहाँ पर है कि गांधी जी ने जो पंचायती राज व्यवस्था के स्वप्न देखे थे
उस पंचायती राज व्यवस्था ने भी एक ग्रामीण स्त्री को सही न्याय नहीं दी। पंच परमेश्वर जो कहा जाता है, परमेश्वर के विधान में भी गलतियां आ जाती है, समझ है। तो तो इसलिए आप जब इस संग्रह से गुजरेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा जी सर। तो आपको लग रहा है कि आप कविता लिखने के पहले जो थे, कविता लिखने के बाद आप वही हैं या बदल गए, थोड़ा बदलाव कुछ आया है? बदलाव तो होता ही है, क्योंकि पहले जो हम थे, जब हमारी कविताएं नहीं थी तो फेसबुक वगैरह पर थी, तो लोग उस तरह से देखते थे कि अरे फेसबुकिया लेखन है, फेसबुकिया लेखन, हाँ फेसबुकिया लेखन, फेसबुक से कंटेम्प्ट से देखते हाँ, थे, मजाक के, हाँ मजाक से, हाँ। अभी भी कई लोग साहस बोल रहा है, समझ रहे हैं, तो वो उनकी नज़रिया है। हमें अपदीपो भव बनना पड़ेगा। अब कहिएगा बुद्ध का फिलोसफी ला रहे, नहीं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब तक हम उन लोगों से प्रभावित होने लगेंगे, उन लोगों के नज़रियों से प्रभावित होने लगेंगे, तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। हमें खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा और हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात ये। दूसरी बात मेरा ये कहने का है कि जब मेरी कविताएं फेसबुक पर थे या मेरे पास थी, बहुत सारी कविताएं मेरे पास थी, तो वो सिर्फ मेरी संपत्ति थी। अब वो पब्लिक की संपत्ति हो गई, लोगों की संपत्ति हो गई। तो लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी झेलने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि कोई आलोचना भी कर सकता है? खूब ऐसी की गई है, आलोचना भी हुई है, की गई है जी। तो कई कविताओं की आलोचना की गई, कहीं। लेकिन कवि लोग के बारे में कहा जाता है उनकी आलोचना करने पे कवि लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। आप भी नाराज नहीं, नाराज, दोस्ती उस्ती तोड़ लेते हैं लोगों से? नहीं, नाराज तो नहीं होते। मैं एक चीज़ ये देखता हूँ कि क्या वहाँ पर जनतांत्रिक जो संवाद है वो संवाद का हिस्सा बनता है कि या थेथरबाजी है। अच्छा, अगर थेथरबाजी है तो मैं वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को अलग करता हूँ, उससे संपर्क नहीं तोड़ता हूँ, उससे रिश्ता नहीं तोड़ता, लेकिन थोड़ा सा मैं अलग करता हूँ। कई बार देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक कविता है इसी संग्रह में, तो एक कविता थी कि जिसमें मैं निराला के कुछ पदों को प्रयोग किया हूँ और उस पदों के बदले में एक अपनी अलग स्थापना दिया हूँ। तो अब कुछ मेरे दोस्त ही थे, ये तो कविता नहीं हुई, आपने तो इसका ये प्रयोग किया। तो मेरा कहने का, मैंने उनसे पूछा कि आप इस कविता के बारे में जो मैंने यूज किया क्या जानते हैं, तो उनकी सटीक जानकारी नहीं थी सर। तो मैंने कहा, फिर वो हमसे बहस करते जा रहे, तो मैंने कहा कि हम लोग फिर बात करेंगे, पढ़ करके इस पर बात करेंगे। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि सार्थक संवाद हो, जहाँ से हम कुछ सीख सके और सिखा सके। मतलब सहमति असहमति, जी, संवाद, जी, संवाद बहुत ज़रूरी है। संवाद अगर जारी रहेगा तो सब कुछ जारी रहेगा। आपको लगता है कि असहमति की आड़ में बहुत सारे लोग दबी जुबान में आपका मज़ा लेना चाहते हैं, युवा समझ के, या आप भदेश पृष्ठभूमि से आए हुए उनकी नज़र में लगते हैं? क्योंकि दिल्ली तो कॉस्मोपॉलिटन है, भारत की राजधानी है, यहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। आपको क्या लगता है कि वास्तव में लोग आपसे संवाद करते हैं बतौर कवि, या कुछ और भी उद्देश्य होता है? अभी तक तो इस तरह के संवाद नहीं हुए हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि मेरी किताब जिन लोगों के हाथों में गई है, उन लोगों ने पलट करके जब देखा तो गंभीरता उसमें दिखी। अच्छा, हाँ, मैं आपको कई लोगों का, आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों ने आपकी कविता संग्रह को लिया और गंभीरता से उसको अपनाया। मैं आपको एक नाम तो ले लेता हूँ। हाँ, ले लीजिए। उसका नाम देखिए, नाम द्वारका प्रसाद और कुछ नाम में है। हाँ। तो द्वारका प्रसाद आप लेकर चलिए। उन्होंने एक कविताओं को, आसमान की लालिमा कविता है, अच्छा, तो उसके बारे में कहा कि मुझे इसमें आपने प्रकृति पर आरोपण किया है। हाँ। कुछ बड़े आलोचक हैं जिनके पास किताबें गई तो कई चीज़ें, प्रतिक्रिया कई रूप में आई है मेरे पास, कि कई लोगों ने इस बात को लेकर भी टिप्पणी किया है कि आप में जो है व्याकरणिक गलतियां हैं। हाँ, हैं, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हैं, कुछ गलतियां हैं। हमारा कहने का मतलब है, हमारा पहला प्रयास है, हम बेहतर करेंगे। हाँ, कुछ गलतियां, क्योंकि जब संग्रह आ रहे थे, नहीं तब तो उनका लहजा ये रहा होगा कि आप हिंदी में पीएचडी कर रहे हैं और व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं, तो काफ़ी तल्ख लहजे में उन्होंने आलोचना की। जी नहीं, तल्ख लहजे में नहीं, क्योंकि देखिए 2-3 तरह के चीज़ें होते हैं। मेरे कई दोस्त जो थे उनकी तल्ख टिप्पणियाँ रही, ठीक है ना, कई लोगों की मजाकिया टिप्पणियाँ भी रही।
लेकिन जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो हर चीज़ों को आपको देखते हैं। हम मानते हैं कि समय बहुत बदला है, लेकिन इसी समय में हमारे वरिष्ठ पीढ़ी भी हैं जो हमें आर्थिक, सामाजिक हर दृष्टिकोण से देखते हैं, समझते हैं। तो उन लोगों ने हमें हमेशा जो बेहतरीन करने वाली स्थिति है उस स्थिति में ला करके समझाया है। कुछ दोस्त ऐसे भी मिले जिन्होंने तल्ख टिप्पणियाँ की, लेकिन मैं उन टिप्पणियों से दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो अब पब्लिक की संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है। अब जब लोगों मतलब लोग स्वतंत्र हैं, हाँ, उस उनके पर जो मन में आएगा वो बोलेंगे। हमें और स्वीकार, आप तैयार भी हैं। हाँ, हम उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर उसमें हमें लग रहा है उनकी बातों में दम है और वो सच्चाई है तो एक्सेप्टेड है, अगर नहीं है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा संवाद उनसे करके चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। आखिरी सवाल, जो नए ऐसे युवा होंगे जो कविता लिखते होंगे, छपने की इच्छा रखते होंगे, लेकिन किसी वजह से उनके भीतर साहस नहीं आ पा रहा होगा, जी, तो आपका तो साहस छप कर अब बोल रहा है। नए लोगों के लिए आप क्या कहें? नए लोगों के लिए मेरे यही कहना है कि आप एक कविता ही मैं आपको लेकर चलता हूँ। हाँ, कविता सुनाइए। जज्बात पैदा कर, ललकार पैदा कर, जज्बात पैदा कर, ललकार पैदा कर, कलम की ताकत से शोहरत की बौछार पैदा कर। तो कलम की ताकत को पकड़ लीजिए, बाकी छोड़, बाकी चिंता मत। जी नहीं, आप डर गए तो डर जाएंगे। और चीज़ें आप एक बार हिम्मत करके तो देखिए, साहस लाकर तो देखिए, वो आएगा, और जब आएगा तो वो दूर तक जाएंगे। साथियों, आप युवा कवि तेज प्रताप तेजस्वी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के शोधार्थी हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे थे। उनके जीवन संघर्ष को आपने सुना, वो कैसे एक नेपाल की तराई यानी बिहार का वह प्रदेश जो बिहार की शोक कही जाने वाली नदी, कोसी नदी के मार खाए हुए प्रदेश से निकलकर आज कवि होने तक का, युवा कवि होने तक का जो इनका सफ़र रहा, उसके बारे में आपने इनसे बातचीत सुनी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल दैनिक अम्बेडकर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। और मैं आप सब की तरफ से तेजस्वी जी का मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर पर यह सबसे पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू होने का सौभाग्य हम कहेंगे कि मेरे चैनल को मिला। मेरा भी सौभाग्य है कि बहुजन समाज के जो लोग कवि हैं, साहित्यकार हैं, किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, उनको मैं अपने चैनल में जगह दूं, उनको मैं चैनल में लाऊं, दर्शकों के सामने रूबरू कराऊं, आपसे मुलाकात कराऊं। आज के लिए इतना ही। आप सबकी तरफ से मैं तेजस्वी जी को बधाई पेश करता हूं कि इन्होंने बड़ा ही कीमती वक्त निकाला और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के SSS3 के गेट पे आप देख रहे हैं, हमने खुलकर इनसे बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि कभी हम तेज प्रताप से विषय साहित्य, इनकी रुचि पर विस्तार से कभी इंटरव्यू करेंगे, जिसमें एक शोधार्थी के रूप में भी मैं आपको आमंत्रित करूँ। शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत आभार। आप इस चैनल को देखिए, और धर्मराज भैया जन मुद्दों की बात करते हैं, और जन मुद्दों की बात करते हैं, हमारी कविता भी जन मुद्दों पर केंद्रित है। तो और आप जो भी हो, जैसी भी प्रतिक्रिया, चाहे आपको असहमति हो या सहमति हो, जैसी भी आपके एक एक शब्द मेरे लिए, मेरे व्यक्तित्व के लिए, मेरे लेखन के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी टिप्पणी अगर आप हमें करेंगे तो हमें और समृद्ध करने का प्रयास करेंगे। और धर्मराज भैया का पुनः मैं आभार कि आपने मुझे JNU में पहला मेरा इंटरव्यू है और मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका भी शुक्रिया। आप सबको हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।